अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मैं हूं बुशरा खान और मेरे साथ और मैं हूं आगा ज़ुबैर खान और हम आए हैं वकील ऑनलाइन के स्पेशल एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे आपके साथ वो सारी लीगल डिस्कशंस करने जो आप नहीं जानते और घर बैठे आराम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान सकते हैं कानून के मुताबिक, कानून की रोशनी में। और तो और हमारे साथ होंगे लॉ एक्सपर्ट्स। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आपको आज आगा बताएंगे कि हम किस स्पेशल कानून पर बात करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा। आज बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर। दुनिया भर में तमाम ममालिक जो है वो हर मुल्क में एक टैक्सेशन का मौसर निज़ाम कायम होता है और जो रियासत जब कोई टैक्स अपनी आवाम से वसूल करती है तो उसको सहूलियात की बाद में उसको वापस करती है अपनी ही आवाम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। हुकूमतें हमेशा आवाम की बुनियादी सहूलियात पर उनको देने में बिल्कुल फेल नज़र आती हैं। तो इसलिए हमने चल सोचा कि आपको टैक्सेशन के हवाले से जितने लोगों की क्वेरीज़ हैं, मसाइल हैं, उन पर आज लीगली डिस्कशन की जाए और इस हवाले से जितने मसाइल हैं उनको डिस्कस करके आपको अवेयरनेस फराहम की जाए। बिल्कुल ठीक बात किया आपने आगा कि टैक्स 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 ये जो पूरी दुनिया में है ना, वो टैक्स से सब जो है ना, एक तो घबरा भी जाते हैं, अक्सर भागते भी हैं और अक्सर कतराते हैं कि ये जो टैक्स नामी चीज़ है ये है क्या। लेकिन टैक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है और जो एक नोशन बैठा हुआ है सबके दिमागों में कि टैक्स पता नहीं क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यही तमाम चीज़ें हम आज शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे तमाम नाजरीन के साथ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी एसेट्स के बारे में, इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन या बिजनेस कॉर्पोरेट केसेस के हवाले से कि टैक्सेशन कैसे की जाए, क्या दिया जाए, आप कोई नया स्टार्टअप करते हैं तो उसमें आप जानना चाहते हैं कि कोई क्वेरीज हो आपकी कि आपको टैक्स नेटवर्क में कैसे आना है और आपके लिए क्या रिबेट्स हैं या आपके लिए क्या सहूलियात हैं, तो आप हर किस्म के मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल करें और प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बने और अपने मसाइल का हल जानिए। बिल्कुल ठीक बात की। और आज हम टैक्स के हवाले से तमाम बातें जानेंगे कि टैक्स होता क्या है और आप जैसे आम इंसान, हम तमाम इंडिविजुअल सिटीजन्स किस तरह से टैक्सेशन जो लागू होती है, किस तरह से हमें हम पर एप्लीकेबल है और किस हद तक है और किस हद तक नहीं है। तो चलिए आइए जानते हैं अपने लॉ एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ है जी मिस्टर अबू बकर तारर, ही इज सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। उसके साथ साथ हमारे साथ है जी मिस्टर फरहान शहजाद, ही इज़ बीन फॉर्मर वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल एंड नाउ ही इज़ करंटली मेंबर सिटिंग पंजाब बार काउंसिल एंड ऑल्सो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। यस, वेलकम टू वकील ऑनलाइन सर। सर सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान का टैक्स नेटवर्क कैसे काम करता है और क्यों एक आम शहरी जो है वो टैक्स नेटवर्क में आने से खौफज़दा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम 1947 से ऑनवर्ड 1979 तक एक ऑर्डिनेंस के साथ चलता रहा। लेटर ऑन 1979 से 2001 के ऑर्डिनेंस के साथ ये वजूद में आया। और आप इसकी बदकिस्मती यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई कानून नहीं था। ये उस वक़्त की जो आमरीत की हमारी हुकूमतें थीं उनके वजूद में आया। सही। उस वक़्त की इसकी पुअर ड्राफ्टिंग और इसको बिजनेसमैन के साथ डिस्कस ना करना, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ इसका मशवरा ना करना और अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी और इसके जो सेक्टर्स हैं उससे मुताबिकत ना होना, ये सबसे बड़ा हमारा आज तक का ड्रॉबैक रहा। ठीक। अगर हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए कोई कानून नाफिज करना है तो हमें कम से कम पाकिस्तान के उस तबके से उसके मशवरा तो करना चाहिए। लेकिन हम कहीं से लिखा हुआ इल ड्राफ्टेड कानून हम उठाते हैं या उसके लिए हम फॉरेनर्स हायर करते हैं और पाकिस्तान में उसके मुताबिक एक कानून नाफिज कर दिया जाता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सेकेंड थिंग, आहिस्ता आहिस्ता हम कर्ज़ों के बोझ में दबते चले गए। अपने हमने लोकल सोर्सेज, अपने तमाम रिसोर्सेज, अपनी आवाम, अपने बिजनेसमैन, इन पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट करना छोड़ दिया। यूटिलिटीज़ का आपका प्रॉब्लम आज से पिछले 30-35 साल जो मेरी और आपकी सारी उम्र गुजर चुकी है यही सुनते हुए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर ऑल द थिंग्स जो एक आम बिजनेसमैन को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए ज़रूरत होती है। आगे चलते जाएं तो आपने इंपोर्ट को प्रमोट किया, दूसरे मुल्कों ने लोएस्ट कॉस्ट पे चीज़ें प्रोड्यूस करके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू की या यहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू की, तो हमने उसको प्रमोशन की तरफ आगे चलते गए। बिल्कुल। इससे आगे चलते हैं
तो हमारे पास आज तक का जो टोटल नंबर है वो 4 मिलियन टैक्स फाइलर्स का है। 1947 से आज 75 साल बाद, यानी सालाना हम 1 लाख लोग भी जनरेट नहीं कर सके, उन पे अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं करा सके कि हम आपके टैक्स से पैसे से आपको ही प्रमोट करेंगे, आप पे ही वो पैसा खर्च किया जाएगा, आपकी वेलफेयर के लिए वो आपने ठीक बात की। यहाँ पे भी एक नोशन है, लोग घबरा जाते हैं कि जो हमारा पैसा टैक्स के जरिए जाता है गवर्नमेंट को, वो इस्तेमाल भी होता है कि नहीं, ये सब हल से भी जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी अबू बकर आप रोशनी डालें पाकिस्तान का जो करंट टैक्सेशन सिस्टम, जिससे इन्होंने बात की, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, और ऑब्वियसली इंडिविजुअल पर्सनल सेक्टर की, जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट्स आ जाते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या टाइप्स आ जाती हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग ऑन द शो। इसमें जो टैक्सेशन है हमारी पाकिस्तान के अंदर, इसमें उसको सेग्रीगेट किया गया है इन डिफरेंट हेड्स। फॉर इंस्टेंस आप इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन, तो आपके लिए जो टैक्सेशन के रेट्स हैं और आपकी कैटेगरी है वो अलग से है, और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो बिज़नेस के है। फर्दर दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हेड्स। आप बिज़नेस इनकम है, आपकी अदर सोर्सेज हैं, आपकी फॉरेन इनकम है, आप एग्रीकल्चर इनकम से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, या और जो आपके सोर्सेज हैं। और इसमें जो टैक्स रेट्स हैं वो भी वेरी करते हैं एज़ पर द इंडस्ट्री और एज़ पर द कैटेगरी यू आर फॉलोइंग इन। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक ठीक ठीक। अब ये बताइएगा फरहान भाई कि जो बाहर के तमाम ममालिक हैं, जो दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें जब हुकूमतें टैक्स वसूल करती हैं अपने शहरियों से, तो उसकी मद में उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करती हैं, और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के ऊपर खड़ा किया जाता है। सही बात। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन बाहर के हवाले से किया जाए, तो यहाँ के शहरियों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात क्यों नहीं दी जाती, जबकि उनको हर किस्म का टैक्स भी वो देते हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की मद में हो, चाहे इनकम टैक्स की मद में। हर साल के बाद आप देखें ना, जैसे एंड होता है फिस्कल ईयर, तो आप टैक्स तो भरते हैं, तो वो फिर उस तरह से नज़र क्यों नहीं आता? अच्छा, जैसे अभी फरहान शाह साहब फरमा रहे थे कि पहले से देखने की ज़रूरत है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करते हैं। हाँ जी। एज़ ही सेड, ये तकरीबन 4 मिलियन के करीब या 5 मिलियन आप मैक्स कर लीजिए, तो ये आपकी पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? डेट इज़ नॉट मोर देन 1.75% और 2%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो किस हद तक है, कि आपके कितने परसेंट लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं और वो इनकम टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल कर रहे हैं। राइट। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो हमारा एक नेशनल इशू है, हम यही फील करते हैं कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं वो वापस हमारे पे खर्च नहीं हो रहे थे। मल्टीपल रीजंस हैं, और राइटली सो। ज़ाहिर है कुछ करप्शन के भी एलिमेंट्स हैं, कुछ अदरवाइज भी मिसमैनेजमेंट के भी हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के भी हैं। ये नंबर ऑफ़ इशूज़ हैं जिनको सबको आप क्लब करें तो ओवरऑल जो इकॉनमी है वो आपकी सफ़र कर रही होती है, और जो टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। एक कॉमन सी आपने सुना होगा, आपके भी सराउंडिंग्स में भी। एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, वो यूजुअली टैक्स बचाने के लिए भी एट टाइम्स कुछ ना कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस खोल लेती हैं, जस्ट टू शो कि जो हमारा टैक्स है हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो चैरिटी का एक काम कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूर वाजे कीजिएगा सर, आप भी इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या ये एप्लीकेबल है चैरिटी की मद में अगर आप अपना टैक्स बचाएं? फरहान भाई जी बिल्कुल, ये टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन, ये पूरी दुनिया में दो इसकी आपको टर्म्स मिलेंगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स अवॉइडेंस से ज़्यादा हमें टैक्स एवेजन की तरफ लोगों को इसमें राग़िब किया गया, या आप समझ ले उसको पुश अप किया जाता है। कानून इतना सख्त, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बिजनेसमैन की उसकी तमाम जो सेक्टर है उसके टोटल वो रिवर्सल चीज़ों पे आते हैं। तो इन वजूहात की वजह से वो टैक्स अवॉइडेंस को ज़्यादा प्रेफर करता है। हाँ जी। फिर वो अपने डायरेक्टर्स को, उनके सैलरीज़ को, उनके एक्सपेंसेस को, उनके NGOs को, NPOs को ओपन करना, उनके साथ साथ डिफरेंट हैंड्स की सब्सिडरीज जनरेट करना, HR की कंपनीज बनाना, और अपने तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं उनको सबलेट कर देना, ये तमाम इसी कॉन्स्टिट्यूशन का और इसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। ठीक। इसी जो वीक ड्राफ्टेड, पूरली ड्राफ्टेड या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
2001 जो लास्ट मौजूद है, आज हम 2024 में खड़े हैं, Right. 22 साल हो चुके हैं, ये प्रमोट नहीं हो सका और amendments कुछ भी नहीं हुई। amendments होती हैं, Amendments तो डेली वो होती क्या हुई हैं, ये हैं। भी उस बताएं। अमेंडमेंट का आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स इन टैक्सेशन लॉज रिगार्डिंग द कमिश्नर अपील एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल आई हैं, दे आर अगेन अ वेरी पुअर इल ड्राफ्टेड by the law ministry and by the proposed by the FBR also। किसी से मशवरा नहीं किया जाता। एक साहब उठते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे ये सूरत हाल है। बताया गया कि ATIR एपेलेट ट्रिब्यूनल में 7500 रुपए के आपके 2700 रुपए के जो तमाम महसूलात टैक्सेशन है वो इनकी वजह से रुके हुए हैं, जबकि उनमें से सिर्फ 200 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो जेन्युइन होगी, 2500 अरब रुपए के तमाम टैक्स वो ऐसा है जो कि इल्लीगल तमाम लिटिगेशन में मौजूद है। FBR का ऑफिस, कमिश्नर अपील का ऑफिस, एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिस, ये तमाम वो ऑफिसेज हैं जो शायद टैक्स पेयर को आने में हर्डल्स हैं, जो इनको अपना ट्रस्ट देने में नाकाम रहे आज तक। हमारा अदालती निज़ाम एक पूरा सेपरेट, लेकिन FBR का इदारा इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुका है कि पिछले दिनों लाहौर में हमें 2 चीफ कमिश्नर सस्पेंड करने पड़े, एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक कमिश्नर, इस वजह से कि उनकी करप्शन की हिस्सेदारी का इशू था। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिन्होंने एक 35 छोटा सा मुझे कंप्लीट कर लेने दें। ये ज़रूरी है कि ये मेरी 22 साल की प्रैक्टिस में वकालत में पहली दफ़ा हुआ कि जब टैक्स डिपार्टमेंट के अपने लोग एक रिफंड की हिस्सेदारी के लिए आपस में लड़ पड़े और ये बात मेंबर ऑपरेशंस तक मौजूद है। लेकिन चेयरमैन FBR, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक्शन लेके कोई काम किया है? गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन लिया? सिर्फ सिवाय उनको OSD और सस्पेंशन करने के अलावा जो हमारी रूटीन की कार्रवाई है, और उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। दोबारा रीस्टेट हो जाएंगे, किसी और जगह पे पोस्ट हो जाएंगे 2-4-6 महीने बाद। करप्शन एक हर सतह पे करप्शन, ये आप बात करें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जब एक आम शख्स को कोई मसला आता है, FBR से कोई मसला हो, स्पेशली FBR एक ऐसा इदारा समझा जाता है कि जिसमें कोई आम शख्स अंदर जाना ही नहीं चाहता। मैंने तो यहाँ तक ये भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट साइन भी करवाना है तो आपको एक PN को भी वहाँ पे 2000 रुपया देना पड़ेगा, फिर जाके आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा। तो ये किस हद तक सच है, प्लीज? अच्छा, इसमें मैं इस बात को करते थोड़ी सी अगर सर की बात में आगे बढ़ाऊँ, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयड, but it seems like कि हम आके उनको पे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो सर फरमा रहे थे कि जो लिटिगेशन के इश्यूज हैं और जो हमारे केसेस पेंडिंग है, उसमें आप मेरी बात से अगर सर एग्री करेंगे यकीनन, 95% अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द कलेक्शन जो टैक्स की है वो है जो लोग वॉलंटरली पे कर देते हैं, थ्रू विद होल्डिंग दे देते हैं, या वो अपनी इनकम को सेल्फ असेसमेंट करके पे कर देते हैं। जो लिटिगेशन के थ्रू हमारे एक्सचेकर के अंदर जो पैसे आते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% है। वो लहदा बात है कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ज़रूर है, लेकिन वो सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स है जिससे रेवेन्यू के अंदर कुछ एडिशन शायद ना हो सके, अगर वो बेशक वो फाइनलाइज हो भी जाती हैं। जो अब दूसरी बात फरमा रहे थे, आप सही कह रहे हैं, FBR का तो किसी को नोटिस चला जाए, हालांकि उसके वो कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसकी गोशवारों के अंदर कोई इशू नहीं है, सब कुछ उसका वाइड डिक्लेयर है, वो बेचारा अच्छा भला कांपने लग जाता है और वो सोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं इसको कैसे क्लियर करा नोटिस को, चूँकि इसका नाम ही बड़ा वो एक हाइप क्रिएट कर देता है कि FBR से नोटिस आ गया। तो इट्स ट्रू, हर चीज़ के लिए अंदर द टेबल अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है अपनी चीज़ों को सेटल करने के लिए। दिस इज रियलिटी। ये भी बताइएगा कि एक आम शख्स के समझने के लिए, जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, जब हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, और जब हम बात करते हैं विद होल्डिंग टैक्स की, ये तीनों टर्म्स एक आम इंसान के समझने के लिए ज़रा इजीली एलैबोरेट करते हैं, लेकिन आसानी से ज़रा इसका। अच्छा, इसमें इसको बड़ा सिंपल रखते हैं। इनकम टैक्स है जो, जिस तरह वर्ड से पता चल रहा है, जो आपने अर्न किया उस पे जो स्लैब के मुताबिक आपको पे करना है, दैट इज योर इनकम टैक्स। राइट। अच्छा, जो विद होल्डिंग टैक्स है, दैट इज, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स, लेकिन ये अदरवाइज आपकी डिडक्शन हो जाती है बगैर कैलकुलेशन के, आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं। दैट इज एज पर द रेट जो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आपने परचेज की है या अपनी गाड़ी परचेज की है या आपने उस पर टोकन पे की, बट दैट इज एडजस्टेबल टैक्स। आप जब होल्डिंग के वर्ड में जो होल्डिंग आता है मुझसे, फॉर एग्जांपल आपका विद होल्डिंग टैक्स, आपने गाड़ी का टोकन लगवाया, उस पर आपका 10,000 विद होल्डिंग टैक्स कट गया। अब जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका टैक्स पेबल जो आपकी इनकम पे बना, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, वो 20,000 बना, तो जो 10,000 था वो एडजस्ट हो जाएगा और 10,000 आपको आउट ऑफ योर पॉकेट पे करना पड़ेगा, वो एडजस्ट होता है।
उसमें थोड़ी सी आगे फर्दर उसकी कुछ सेग्रीगेशंस हैं, बट फॉर इंस्टेंस आप इसको यही समझिए कि वो एडजस्ट हो जाता है, उसमें एक फाइनल डिस्चार्ज भी है, लेकिन वो उसको भी डिस्कस नहीं करते हम, वो आपका एडजस्ट हो जाता है और वो डेट इज़ विद होल्डिंग। सेल्स टैक्स इज एंटायरली डिफरेंट, डेट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। वो आपकी जो एंड कंज्यूमर है, जो अपनी बॉटल पी रहे हैं पानी की या आप कोई और चीज़ खरीदते हैं कॉमोडिटी, उस पर आपको पे करना पड़ता है, डेट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डेट इज़ टू बी पेड बाय एवरी कंज्यूमर अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट कि उसकी क्या इनकम है, क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, ठीक ये है। इसका मेन डिफरेंस मुझे ये पूछा था फरहान साहब आपसे, जब हम बात करते हैं टैक्स फाइलर की, फाइलर होता है ना, फाइलर है या नॉन फाइलर है, एक सैलरी वाला बंदा जो है, एक आम इंसान जो सैलरी लेता है महीने के एंड पे, यूजुअली उससे पूछा जाता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो ये ज़रूर बताया आवाम को कि फ़ाइलर बनने के क्या फ़ायदे हैं, नॉन फाइलर होते वक्त आपको कौन से फ़ायदे आप उससे महरूम हो जाते हैं और आप नहीं ले पाते, और बीइंग अ फाइलर आप क्या क्या एग्जेम्प्ट करवा सकते बाय द एंड ऑफ द ईयर, सारा ज़रा और ये भी एलैबोरेट कर दीजिएगा कि कैसे कैटेगराइज किया गया है, फाइलर किस शख्स की कितनी आमदनी होगी तो वो किस हिसाब से टैक्स देगा। सबसे पहले तो मुबारकबाद है आप सबको कि नॉन फाइलर की कैटेगरी सबसे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। दुनिया में और कहाँ नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होती ही नहीं। यानी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे नॉन फाइलर कैटेगरी मौजूद है। तो वी आर द फर्स्ट पायनियर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए। और फाइलर के लिए हमने रेगुलर टैक्स रेट्स, नॉन फाइलर के लिए हमने डबल टैक्स रेट्स। हाँ जी। उनको मोटिवेट नहीं किया, उनको डराया, उनको फियर क्रिएट किया। आप अगर किसी भी टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे तो आपका टैक्स रेट अगर 1% है तो वो 2% हो जाएगा, 2% नहीं है तो 4% हो जाएगा, 4% नहीं है तो 8% हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके। इवन कि आप अगर बैंक से अपने पैसे भी निकलवाते हैं रकम, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर है। टैक्स आप हर हेड में दे रहे हैं। आप 240 सेक्शन 1 से लेके 240 आप सारे निकाल लें पूरे ऑर्डिनेंस हर हाल में दे रहे हैं, तो आप कहीं टेलीफोन पे दे रहे हैं, कहीं मोबाइल पे दे रहे हैं, कहीं गाड़ी पे दे रहे हैं, कहीं आप यूटिलिटीज में दे रहे हैं, एयर टिकट्स में दे रहे हैं, बच्चों की फीस में दे रहे हैं। हाँ भी, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं मेरे ख्याल से तब भी आपका शायद ये वो चीज़ें जो इनकम टैक्स, जब आप हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, जैसे अभी भाई ने भी फरमाया कि हम एक पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, एक पेंसिल भी अगर हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। तो जब इतना टैक्स हम इनडायरेक्ट देते हैं तो उसके बाद हम एनुअली इनकम टैक्स क्यों एक आम शख्स फिर अदा करे जब वो अपनी हर बुनियादी चीज़ पर टैक्स अदा कर रहा है। इसकी सैलरी का जो पूरा जैसे कहते हैं ना चंक से फिर क्यों माइनस हो रहा है टैक्स, अगर आप हर निटी ग्रिटी पर दे ही रहे हैं आपके जो इनकम टैक्स के वो आपके मेजर 5 हेड्स आते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फॉरेन इनकम है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। इन तमाम में आप जहाँ जहाँ फॉल करते हैं उसके मुताबिक आप अपने टैक्सेशंस के स्लैब्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जो शख्स टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसने अगर अपनी सैलरी के अलावा किसी हेड्स में टैक्स विदहेल्ड हुआ है, डिडक्ट हो गया है, तो उसको क्लेम कर सकता है, रिफंड में क्लेम कर सकता है। वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो उसके लिए क्लेमेबल होगा। जो शख्स फाइलर नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि फाइलर की तादाद ही 22-24 करोड़ में से सिर्फ 5 मिलियन है, इसलिए उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन, विद होल्डिंग टैक्सेशन का निज़ाम नाफिज किया गया। लोगों में टैक्स पे करने का, फाइल करने का शऊर नहीं पैदा किया। उनको डरा के धमका के उनसे सिर्फ उनकी पॉकेट से टैक्स निकलवाया जाता है। उससे बुरी बात आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि वो तमाम टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू की पॉकेट्स में नहीं पहुंचता। लोग विदहेल्ड कर लेते हैं, कंपनीज विदहेल्ड कर लेते हैं, वो पहुंचता ही नहीं है, वो पहुंचता नहीं है, जमा भी नहीं करवाया जाता। और उससे अगली स्टेज आगे एफबीआर का इदारा है, वो भी आगे तमाम नहीं पहुंचने देता। ठीक, हमने बल्कि अपने टैक्स बार्स के फोरम पे, बार काउंसिल के फोरम पे यहाँ तक कहा कि अगर आप एफबीआर के मुलाजमीन को कहें कि आपको घर बैठ के तनख्वाह मिलेगी तो वो लेने को तैयार नहीं है। उन्हें ये ऑफर की गई है कि आप घर बैठ जाएं, हम आपको घर बैठ के पे देते हैं, आप खुदा के लिए एफबीआर के ऑफिस ना आए। तो वो कहते नहीं, हमने एफबीआर के ऑफिस आना है, क्योंकि उधर के मामलात और तमाम जो करप्शन का निज़ाम है, जैसे आजकल जून चल रहा है, तो हर एक से टैक्सेशन समझ लें कि आप ज़बरदस्ती बाय फोर्स उन पर टैक्स इम्प्लीमेंट करके उनके अकाउंट से, उनकी प्रॉपर्टी से, उनसे अटैचमेंट से निकलवाया जाए, ऑटोमेटिकली लिया जा रहा है। राइट। इसी के साथ मैं कॉलर ऐड करना चाहूँगी जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं फहमीदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। फरमाइए।
मेरा सवाल ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं उनका टैक्स जो उनकी जो फ़ी है मैं पे कर रही हूँ, उसके साथ टैक्स भी लगता है, तो क्या मैं एनुअली जो टैक्स है उसको फाइल कर सकती हूँ या नहीं? जी, टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रही है कि जब आप टैक्स देते हैं फीस तो जी, जी, exemption- जी, वो अगर अपने फाइलर हो जाएंगे, उनका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, तो उनका वो जो डिडक्शन हो रही है उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यानी मतलब कि वो अगर अपनी- आप फाइलर हाँ हैं, जी। फाइलर क्योंकि ये हैं, खातून जो फरमारी एनुअल नॉन फाइलर रिटर्न में होंगी, वो अपने एक्सपेंडिचर्स दिखतेंगी कि नहीं, वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगी। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है आफ्टर अ ईयर। आफ्टर अ ईयर। तो फिर जो एजुकेशनल 236I के तहत इनका टैक्स कट रहा है ऑन दी फीसेस ऑफ द चिल्ड्रन, जो स्कूल फीसेस पे, उससे फिर उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन आपने वो रिटर्न फाइल जो है, रिटर्न एग्जेम्पशन जो है, आपने उसको अच्छा, इसमें एक वो चीज़ मैं ऐड करना कर दूं, कैसे जो है? इनका ये कट भी बताइए। चुका है ना ऑलरेडी, Procedure अगर ये क्या अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे ना, तो ये भी उनका टेस्ट हो जाएगा, जो मैंने पहले बात की थी ना। प्रोसीजर बताइए, हाउ टू अप्लाई एंड रिटर्न टैक्स फाइल, व्हाट मतलब आप ये फाइल हर हाँ जी। इनकम टैक्स रिटर्न, फर्स्ट ही विल गेट हर NTN नंबर। राइट। ठीक है। पहले तो इससे बुनियादी बात ये है कि आम शख्स को यही पता है कि NTN अगर हमने नंबर। NTN बना लिया है तो हम फाइलर हो गए। तो आखिर मतलब ये सच नहीं है, क्योंकि आपको हर साल फाइल करना पड़ता है अपना रिटर्न। जी, जी। तो ये आम बंदे की समझने और के लिए आप जरूर बताइएगा करें कि सिर्फ NTN बनवाना काफ़ी है या उसके बाद के क्या अच्छा, courses ये हैं? एक इसमें बड़ा आपने बिल्कुल सही फरमाया। NTN इज़ वन थिंग एंड बीइंग अ फाइलर इज़ अनदर थिंग। NTN इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ फाइलर। NTN मीन्स नेशनल टैक्स नंबर। राइट। पहले आप वो नेशनल टैक्स नंबर लेंगे, उसका प्रोसीजर है, आप फॉर्म फिल करेंगे और आपको नेशनल टैक्स नंबर उसके मिल लिए जाएगा। आपको किसी वकील की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए वकील की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद में घर बैठ के भी अपना NTN जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। NTN जनरेट करने के बाद तरीका बताइए। मतलब कैसे आप ये एक आपने एक आम शख्स अपना घर बैठे एनटीएन जनरेट कैसे कर सकते हैं जिससे वो फाइलर कहलाया जाए? आप FPR की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे IRIS अकाउंट या उसका लिंक होगा, उसको ओपन कीजिए और उसमें जाके रजिस्ट्रेशन का एक हेड है, आप उसको क्लिक कीजिए। वो एक बड़ा सिंपल फॉर्म है, वेरी सिंपल। उसमें आप अपना CNIC देना है, ठीक है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, सही। ईमेल ID, एड्रेस, वो सब कुछ आपने उसको फिल करना है बन गया। एंड यू विल गेट NTN। ठीक Right. ठीक है जी। वो लेने के बाद अब नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्योंकि उसको जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न, नो फाइलिंग द रिटर्न मींस यू आर अ फाइलर। नाइस। मतलब आपने रिटर्न फाइल करते हुए अगर कोई शख्स पहले से, मतलब वो पहले से कारोबार कर रहा है और 2-3 साल से वो एक कारोबार कर रहा है उसमें, मगर वो फाइलर नहीं है और वो फाइलर होना चाहता है, वो अपनी रिटर्न जमा करवाना चाहता है, तो उसको पिछले 2-3 साल का भी हिसाब साथ देना पड़ेगा कि मैंने कितना कारोबार किया और इसमें कितने पैसे कमाए, उस या हिसाब से। वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से अच्छा सर, इसमें यह है कि अगर तो उन्होंने NTN आज बनाया है, आज वो टैक्स नेट में आ रहे हैं, तो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, इसमें भी समटाइम्स जो कमिश्नर आपका कंसर्न होगा, वो आपको प्रीवियस ईयर के लिए भी नोटिस कर देता है कि आप पिछले साल की रिटर्न भी अपनी जमा करवाइए। ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन, चूँकि समटाइम्स होता है कि आपने अपनी पहले साल के अंदर एसेट्स जो हैं वो अपने 3-4 घर या 3-4 प्लॉट्स और आपने अच्छी प्रॉपर्टी लिखती है, तो बहरहाल FPR इस पर थोड़ा कंसर्न होता है कि ये इसका रिकंसाइल कीजिए इसको कि आपके पास ये सोर्सेज कैसे थे, आपने कैसे पैसे कमाए। तो फिर पिछले रिटर्न या उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की 4-5 साल की रिटर्न्स भी आपसे डिमांड की जा सकती हैं। ठीक, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज। कि अबू बकर साहब आपको ना बहुत ख़ास और मीठी मीठी चीज़ें बता रही हैं। मैं आपको थोड़े से कड़वे फैक्ट्स और जी, जरूर, जरा चीज़ों के साथ थोड़ा सा डिटेल ऐड पे करूँगा। रोशनी डालें। तो वो आप ये सॉफ्ट रखना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले आपसे नहीं, आप हर तरीके से अवाम को बताइए, क्योंकि हमारा मकसद ही फरहान साहब अवाम को आगाह एजुकेट करना है, फैसिलिटेट करना है, लेकिन उनके जहन का फेयर भी निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। अबू बकर साहब, मैं और आप क्योंकि ये करते हैं, हमें इसलिए बहुत इजी लगता है। आयरस का निज़ाम, आयरस का मतलब, आयरस का ऑनलाइन अकाउंट हर शख्स के इल्म में नहीं है। राइट। वो इसको रजिस्ट्रेशन करने से, ओपन करने से लेके फाइल करने तक उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, ट्यूटोरियल्स मौजूद नहीं है। जब भी वो किसी के पास जाता है तो वो उसको कुछ ना कुछ और चीज़ों के साथ फिर इन्वॉल्व करता है। अगर डिपार्टमेंट के लोग खुद इसकी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में आए तो वो उनको अपने क्लाइंट बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसलिए फिर दूसरा डर उनके जहन में होता है कि आज हमने अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो हमें पिछले तमाम साबका सालों के नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, ऑनवर्ड हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक सिर्फ बच्चों की फ़ीस का टैक्स बचाते बचाते वो अपने पूरे अगला और पिछला हिसाब किताब वो ओपन करवा बैठते हैं। इसलिए फाइल सबको करना चाहिए, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल
जो हमारे यहाँ के मसाइल हैं वो बता रहा हूँ कि लोगों के ज़हन में। और ये भी होता है इश्यूज हैं कि अक्सर लोग जो है वो ऐसी इन्हीं मालूमात का ना होने की वजह से कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं अपनी फाइल्स रिटर्न करवाने के लिए, जिनको खुद से नहीं पता होता कि उन्होंने एक बंदे का अच्छा जो है वो जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास, तो उसका उनको नुकसान होता है, बजाय कि उनको फ़ायदा हो उसका उनको नुकसान होता है। तो ये भी ज़रूर समझाइए। तो इसलिए हमें ये ज़रूर फोकस करना है कि हमें हर फील्ड में हमें किसी प्रोफेशनल को हायर करना है। बिल्कुल, मैं सिर्फ टैक्सेशन में नहीं कह रहा, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, आपने कोई भी सर्विसेज, आपने कोई भी प्रोफेशन में किसी भी आपने स्पेशलिस्ट को हायर करना है तो आप उसका एक्सपर्ट देखें जो कि एक डिग्री होल्डर हो, प्रॉपर वो किसी जगह आपका एक्सपीरियंसड हो, नॉन एक्सपीरियंस भी हो, नए लड़के भी अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ भी, लेकिन बैठ के उन्हें भी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को, टैक्स पेयर को प्रॉपरली एजुकेट करें और सही बात बताएं। ठीक। और बाकी तमाम दुनिया में थ्रू कंसल्टेंट्स ही ये चीज़ें राइज की जाती हैं। सही। हमारे यहाँ कोई भी अदर देन प्रोफेशनल भी बैठे हुए हैं, उसको करेगा ना। अगर आप खुद से करने शुरू करेंगे तो फिर आप गलतियां करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अलावा कोई नॉर्मल भी कोई मैट्रिक पास बैठ जाएगा ना तो वो भी अपनी फाइलिंग भाई हो गया, एक शख्स फाइलर हो गया, उसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी। अब उसको उससे क्या फ़वाइद हासिल होना शुरू होंगे कि जिस वो इस चीज़ पर मोटिवेट हो, जैसे आपने पहले बात की कि मोटिवेशन नहीं है, कि मोटिवेट हो कि हाँ जी मैं फाइलर हो गया और मुझे ये फ़ायदे हैं, तो मैं इसलिए अब जो है ना ये हमारे यहाँ किसी और को भी वो कहे कि भाई तुम भी फाइलर हो जाओ। हमारे यहाँ शौक से फाइलर नहीं हुआ जाता, मजबूरी से हुआ जाता कि मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मेरा टैक्स रेट हाफ रहेगा। मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने बाहर सफ़र करना है, मैंने कोई भी फैसिलिटी अवेल करनी है, या मैंने इंपोर्ट का लाइसेंस लेना है, एक्सपोर्ट का लेना है, मैन्युफैक्चरिंग का लेना है, तो जब तक लोग रजिस्ट्रेशन के बगैर फोकस करते हैं कि अपने आप का गुजारा कर सकें, मुझे डिपार्टमेंट में NTN और सेल्स टैक्स के बगैर जब तक मेरा टाइम गुजर जाए तो मैं उससे गुजार लूँ। हमने आपको 5 मिलियन की फिगर वो बताई है जिनमें नील फाइलर भी हैं, जिनमें सैलरीड पर्सन्स भी हैं, इनमें से 5% लोग हैं जो कि 95% टैक्स का आपका बजट पूरा कर रहे हैं। ठीक, पूरी 5% लोग। और मर्दों के लिए कुछ ऐसे रूल्स डिफरेंट तो नहीं है कि बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये भी बताइए। यहाँ पे इस मामले में ये बराबर, इस मामले में टैक्स के मामले में बराबरी का कॉन्सेप्ट, मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए बराबर के रूल्स हैं। जो 5% लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर ही बाकी 95% लोगों का बोझ है, बर्डन है। वो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं और उन्हीं के ऊपर दोबारा आप देखिएगा कि आपको 4B सुपर टैक्स भी उन्हीं पे इम्पोज किया जाएगा, इसके साथ 4C का टैक्स भी उन्हीं पे होगा। हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इम्तियाज बात कर रहे हैं लाहौर से। फरमाइए। जी मेरा सवाल आप लोगों से ये कि टैक्स की हम इतनी बातें कर तो रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम लोगों को टैक्स देने का फायदा क्या है? सबसे ज्यादा टैक्स अगर हम देखें तो हम लोग देते हैं, सैलरीड सेगमेंट है तो वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन कोई इंसेंटिव हमें मिल रहा हो, कोई फायदे मिल रहे हो, कोई सर्विसेज मिल रहे हो, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन ही हम इस सेक्टर में, और सबसे ज्यादा टैक्स चोरी भी इधर ही होती है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन, वैसे इस हद तक इनका कंसर्न ठीक है कि जिस तरह सर फरमा रहे थे ना भाई कि 5% लोग तो हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है। जो सैलरीड पर्सन्स हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें, उनकी टैक्स डिडक्शन दैट सोर्स हो रही है। सेम गोज विद हिम, ये जो फरमा रहे हैं साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम तो सैलरी पे टैक्स ऑलरेडी दे ही रहे हैं और पूरे मुल्क की इकॉनमी भी ये रन करने में इनका बड़ा मेजर रोल है। तो फायदों के बारे में तो फरहान शाह साहब ने फरमा दिया कि जो फायदे मिल रहे हैं कि फायदा कोई नहीं है, वो बस वो मतलब उन्होंने तो फरहान भाई ने यही बताया कि फायदा कोई नहीं है, लेकिन आपने मजबूरी में देना है। देखिए आका उस इंटेंसिटी से मिलता नहीं है ना, वो आपको सामने से रिटर्न जैसे ना गिव एंड टेक वाला। हमने शुरू में ये बात की कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जो पैसा हुकूमतें इकट्ठा करती हैं अपने शहरियों से टैक्स की मद में, वो उन्हीं पर वापस लगाते हैं। उनका हक है कि देखिए वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद लोग पे करते हैं, क्योंकि उसके बाद एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, देखिए सारे एक्सपेंसेस आपने भरी हो जाना है। आपने सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हैं आपने अपना सिक्योरिटी गार्ड रखना जी ऐसे। अगर आपने कोई हेल्थ फैसिलिटी आपको अच्छी चाहिए, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, खुद पैसे लगाने हैं। आपको अच्छी तालीम चाहिए तो आपने बच्चों को जो है फॉरेन, कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर नहीं करते। बिल्कुल, आपने जो है ना प्राइवेट स्कूल्स को के अंदर फीसें पे करनी है। सही फरमा रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखा जाए तो एक आम शख्स को या सैलरी होल्डर को या आम पाकिस्तान के लोअर क्लास बंदे को फाइलर होने का क्या कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो फ़ायदा वही है जो सर ने फरमाया कि मजबूरी है कि जब आपने, आजकल तो प्रैक्टिस बड़ी इन है
कि आपको बैठे बैठे कॉल आती है जी फाइलर होना, रीज़न क्या जी यार प्लॉट ख़रीदना है, वो प्लॉट ख़रीदना है तो फाइलर हो जाएगा, ना पहले कभी था ना दोबारा होगा, मजबूरी बन गई है फाइलर होना, चूँकि एक डर है, एक उस पर कदगन है कि डबल टैक्सेशन होगी, इनफैक्ट सॉरी डबल नहीं, डबल रेट की टैक्सेशन होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कहते हैं चले फाइलर हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं उन लोगों की, कुछ परसेंटेज अब हम यहाँ पे पाकिस्तान में वो भी है जो कि चैरिटी करती है, और फिर ऊपर लिखा हुआ आता है कि जब आप खिदमत खल्क के लिए काम करें तो आप टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हैं, यू कैन एग्जेम्प्ट द अमाउंट गिवन इन टर्म्स ऑफ चैरिटी बाय द एंड ऑफ द ईयर। उसका क्या प्रोसीजर है? आप ये भी आवाम को ज़रूर आगाह करें कि अगर कोई वो छोटी सी भी या बड़ी सी भी डोनेशन करते हैं तो हाउ कैन वो किस हद तक टैक्स एग्जेम्पशन पे आता है? उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऐसी NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो पाकिस्तान में मौजूद है। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे इदारे जो कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 उसके मुताबिक एग्जेम्पशन अलाउ की हुई है कि आप अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करें, उनके लेकिन हिसाब किताब, उनकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग, उनकी स्टेटमेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपने जो उनकी रिक्वायरमेंट है लॉ की वो पूरी करें, तो आपको टैक्स की एग्जेम्पशन है कि आपने खुद कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। वो एग्जेम्प्ट सरप्लस हम उसे बोलते हैं। वो इनकम वो है जो कोई कारोबार किया जाए, सैलरी की जाए, आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, फॉरेन इनकम, जैसे मैंने पहले 5 सोर्स ऑफ इनकम बनाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद ही वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक है, इसलिए उनको लॉ के अंदर ये सहूलत दी गई है कि आप अपना यहाँ पे रहते हुए लोगों की वेलफेयर करें, उन्हें एजुकेशन दें, आप उन्हें मेडिकल की फैसिलिटीज़ दें, आप उन्हें ट्रेनिंग्स दें, आप उन्हें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। तो ये चीज़ें तमाम वेरीफाई करने के बाद इनकम टैक्स का महकमा उन्हें एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए उनके ऊपर लिखा होता है कि आप अगर इस इदारे को डोनेशंस देंगे तो आप पे टैक्स नहीं लागू होगा। एक ऑप्शन आती है जब आप ATM टू ATM पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अब आपने देखा होगा बैंक्स में कुछ ऑप्शन आती है, मशीन पे लिखा होता है डोनेशन और चैरिटी या फ़लाँ, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, जिसका फ़ायदा ये है कि आप 12 महीनों के बाद टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हैं। तो आप वो अपनी लिस्ट भी दिखा सकते हैं बाय द एंड जब रिटर्न फाइल आपने अगर डोनेशन आपने उन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को दी हुई है तो। हर गली मोहल्ले में खुला हुआ इदारा सॉरी टू से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम अपने तौर पे गरीब, गुरबा, मसाकीन, अदर्स की जो भी मदद कर रहे हैं वो हमारी अपनी ज़ात प्राइवेट है, उस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जिन इदारों को स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन अलाउड है या जिनका इनकम टैक्स शेड्यूल 2nd शेड्यूल में क्लॉज 66 में एडिशन है, नाम है, सिग्नेचर इदारे हैं, वो सिग्नेचर्स वो सर्टिफाइड इदारे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक वो दी गई है ताकि टैक्स में एग्जेम्पशन आपको दी जा सकती है। भाई ये भी बताइएगा कि अगर कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अगर वो कोई टैक्स जब वो अपना फाइल करते हैं और एक्सेसिव टैक्स चला जाता है उनकी तरफ से स्टेट को, तो उसकी वापस जो है वो कलेक्शन कैसे होगी, मुमकिन होती है? और अमूमी तौर पे हमने सुना है कि वो वापस आ ही नहीं पाते, तो इसका क्या तरीक़ाकार है? नहीं, वो वापस डेफिनेटली आते हैं। उसका तरीकाकार मैंने वो शुरू में आपको वही बताया कि जिसकी वजह से 2 चीफ कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड हो चुके हैं। तो वो मैंने आपकी प्रोग्राम की वसात से फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और चेयरमैन FVR को आज कह के जाना है कि अगले हफ्ते जब हम दोबारा प्रोग्राम में बैठे हों तो बजट से पहले बताना है अवाम को कि आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन किया जो अवाम के पैसे में ये तमाम करप्शन कर रहे हैं। आपको रिफंड सर आपका जेन्युइन राइट है। सेक्शन 170 आपका मौजूद है, वहाँ लिखा हुआ है कि आपने रिटर्न फाइल की तो वो आपका रिफंड जनरेट हो गया और 2 माह के अंदर अंदर वो आपने एप्लीकेशन, एक फॉर्मेलिटी है वो सबमिट करनी है, तो 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, दुनिया में जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे आज तक नहीं हुआ। ये भी बताइएगा कि एक आम लोअर क्लास बंदे के लिए ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स उसके हैं जो जब वो एनुअल रिटर्न फाइल करेगा तो उसको वो पैसे उसके टैक्स में से कट जाएंगे या उसको कोई मिलेगी, उसके ऊपर रिलीफ मिलेगा? एक्सपेंसेस इस मकसद के लिए नहीं होते कि आपको टैक्स रिलीफ, आपकी इनकम ज़रूर उससे कट डाउन होती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके ऐसे एक्सपेंसेस है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहे हैं, आप यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस है, स्टेशनरी है, मेडिकल है, आपका प्रोफेशनल चार्जेस हैं, देयर आर सो मैनी हेड्स अदर्स, आप कमीशन भी दे रहे होते हैं। तो ये वो तमाम हेड्स हैं जिनको माइनस करने के बाद
आपकी एक टोटल सेल में से माइनस करने के बाद आपकी इनकम आती है। पहले ग्रॉस इनकम है, फिर आपकी नेट इनकम है। तो नेट इनकम आपकी कम हो जाएगी तो आपका डेफिनेटली टैक्स जो रेवेन्यू है वो आपका जो टैक्स पेएबल है वो कम बनेगा। सिर्फ ये फायदा मतलब आपकी इनकम जो है ना वो जो आपने शो करवानी है वो कम हो जाएगी, वो कम हो आपके जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। सर की बात आगे बढ़ते हैं, जो आपका टैक्स है इनकम टैक्स वो आपकी डेट इज़ ऑन योर प्रॉफिट, वो आपके रेवेन्यू पे भी एक एंगल से है, लेकिन रेवेन्यू पे टैक्स नहीं होता। जो आपकी रिसीट्स हैं वो अलग बात, उस पर एक और डिस्कशन है, वो अभी शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपने इनकम पे टैक्स पे करना है, और इनकम तब निकलती है जब आपके एक्सपेंसेस उसमें से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उस पर स्लैब रेट अप्लाई होगा। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं कि अब ये ही और शी फॉल्स अंडर द कैटेगरी कि ये टैक्स पे कर सकता है, तो वो कौन सी आपकी बेसिक एक सर्टेन अमाउंट होती है जो आप कमा रहे होते हैं, इनकम होती है? कितनी इनकम ऐसी है होती है जिसके बाद स्टार्ट हो जाता है कि आपका टैक्स लगता है? जैसे 50,000 हो गई, 60,000 हो गई, कि अगर कोई इतना कमाता है तो तुम पे टैक्स लागू है, होता है ना? तो आई वांट कि आप ये अवेयर जरूर करें। बिल्कुल होती हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 50,000 पर मंथ अगर आप अर्न कर रहे हैं, यानी 6 लाख तक आपके पास एग्जाम्पशन है, और 6 लाख से ऊपर अगर आपकी अर्निंग है एनुअल तो डेट इज टैक्सेबल। ठीक। एंड सेम इज विद बिजनेस। बिजनेस में भी पहले ये 4 लाख तक था, अब ये 6 लाख हो गया कि 6 लाख तक आपकी अगर बिजनेस इनकम है एनुअली जी, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 6 लाख अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। ठीक। फरहान भाई ये भी बताइएगा कि क्योंकि रियल एस्टेट पाकिस्तान का एक कैपिटल कारोबार बन चुका है, और ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप चाहे अरबों या खरबों रुपया भी आपके पास हो तो आप इसके अंदर उसको दबा सकते हैं, वो पता ही नहीं चलेगा किधर गया। क्योंकि सोसाइटीज़ और ये वाले मामलात आजकल इतने, और फाइल्स वाला जो असल मामला है जिसके अंदर आप पता ही नहीं चलता पैसे गए कहाँ। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई इस्लाहात की हैं जिससे कि इनसे रियल एस्टेट के कारोबार करने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाए उनकी आमदन के मुताबिक? पहला तो मैंने जब से शुरू किया था कि गवर्नमेंट ने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, तो लोगों ने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज चलाना बंद कर दी। उनके पास सोर्सेज नहीं थे, बैंक का प्रॉफिट रेट उस वक्त 12-13% था, उन्होंने रियल एस्टेट की तरफ आए। ये 2007-9 से ऑनवर्ड आप देखेंगे तो आपको फाइल सिस्टम और ऑनवर्ड सारा आपको 2 बड़े जो ग्रुप्स हैं वो आपको इन सारा कारोबार करते हुए इस मुल्क में नज़र आते हैं। रियल एस्टेट बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उतनी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती जितनी फाइल्स बेचती जाती है। उनका रेगुलराइजेशन निज़ाम मौजूद नहीं है, और ज़्यादातर सरमायादार अपना जो ब्लैक मनी है जो टैक्स से बचा कर उन्होंने बनाया होता है वो सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो फिर ऐसी सोसाइटीज़ क्रिएट की लोगों ने, खुद बनाई, डेवलप की और बेचना शुरू कर दी। दूसरी तरफ उन्होंने ऐसी सोसाइटीज़, फार्म हाउसेस और दूर दराज की एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू कर दी ताकि जिनका रिकॉर्ड सिस्टम में नहीं आता, आज भी नहीं आता। आज हम कंप्यूटराइज्ड होने के बावजूद 75 साल के बाद आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड, कंप्यूटराइज पासपोर्ट सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे एरियाज़, ऐसे ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं जो कि इस सिस्टम में नहीं आते। लेकिन रियल एस्टेट एक टारगेटेड हो गया, हालांकि पाकिस्तान में 200 के करीब इंडस्ट्रीज हैं विच कैन बी प्रमोटेड, जिनमें टैक्स अवॉइडेंस और एविजन सब कुछ होता है। फरहान भाई आपने इंडस्ट्री की बात की, तो अक्सर ऐसा हमने देखते हैं कि हर साल में पता चलता है कि शुगर इंडस्ट्री को या दूसरी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसी सब्सिडीज़ जो आम छोटे लेवल का कारोबारी है या कारखानेदार है उसको क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उसकी नुमाइंदगी करने वाले कमज़ोर हैं, उसकी सुनने वाला नहीं है। पार्लियामेंट में वो लोग जिन्होंने 5 करोड़ से लेके 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की MPA या MNA बनने के लिए, तो वो कल को किसकी बात सुनेगा? उस इंडस्ट्री के। चैम्बर में भी यही फुकदान रहा। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि कॉलर ऐड करें, कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को भी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी वालेकुम, मैं सिराज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। अच्छा, मेरा ये जो है ना सवाल है कि ये जो देखें हम, जैसे लास्ट ईयर भी कितना ज़्यादा टैक्स इंक्रीज हुआ था, ठीक है, और वैसे भी जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें ये आप देखें इसका जो है हमें क्या फ़ायदा हो रहा है हम आवाम को, क्योंकि वो हमें कहीं पे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा टैक्स। ठीक है, ठीक, मतलब वही बात की जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो टैक्स का पैसा लगा के हम पर नहीं लगाती। मैं चाहूँगी कि इसके साथ आप ये भी ऐड करें, जो खफा है
वो जो नाज़रीन खफा है वो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप ये बताएं मौजूदा हुकूमत इस पर नज़रसानी डाले और जो अवाम का पैसा टैक्स की मद में उनकी तरफ जाता है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि अवाम को कुछ नजर आए। क्या चेंजेस, ऐसी क्या रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप भी बताइएगा सर, आप भी बताइएगा इसके बाद। जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये आपके तमाम एक रेवेन्यू का सोर्सेज है, पाकिस्तान चलाने के लिए भी ज़रूरी है। हमें टैक्स फाइलिंग के लिए लोगों को इनकरेज भी करना है, मोटिवेट भी करना है, उन्हें बताना है कि हाँ आपको भी फ़ायदा है और इस स्टेट को, पाकिस्तान को चलाने के लिए भी ज़रूरी है। तो दूसरी सूरत में हमारे पास ये तमाम चीज़ें, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वो लोगों को अपनी एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, रोड्स, इन चीज़ों में सिर्फ नज़र आ जाए तो लोग उसकी मोटिवेशन की तरफ आ जाएंगे। लेकिन पिछले 25-30 सालों में हम क्योंकि लोन्स की एक ऐसी दलदल में धंस चुके हैं जिससे तमाम आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्सेस का मनी है, वो पे ऑफ में आपके चले जाता है। जो पॉलिसीज़, जो कंडीशंस वहाँ से आप पे फोर्स की जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें हर साल टैक्स की अमाउंट्स, टैक्स के रेट्स को डबल करना पड़ता है और मुख्तलिफ हेड्स में नए नए टैक्सेस को इन्वेंशन करना। और इसमें से कितना पैसा करप्शन में चला जाता है? आज ये बताएं कि चेंजेस या रिफॉर्म्स भी तो होना, जो हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, ज़रूर उनमें से आधी आवाम तो ऐसी है जो देती है टैक्स, लेकिन उनका गिला तो देखिए वही का वही रह गया। आप क्या अपील करेंगे और आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये रिफॉर्म्स पार्लियामेंट ने करनी है, ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है उसने करनी है, जो टैक्स प्रोफेशनल बैठे हुए हैं इन्होंने मिल के करनी है। बट इन तीनों इदारों का गैप इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये तीनों आपस में नहीं बैठते। गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस आपस में बैठने को तैयार नहीं, ब्यूरोक्रेसी पार्टीज़म पे चली गई, वो जिस पार्टी के साथ गवर्नमेंट उनकी होती है वो सिर्फ उसी के साथ फॉर द टाइम बिंग अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो गए, लॉयर्स कम्युनिटी होगी, ये भी पार्टीज़म में इनको डिवाइड कर दिया गया। तो जब तक ये मिल के और बिजनेसमैन को साथ बिठा के ये चारों एक टेबल पे बैठ के इन मसाइल का हल नहीं ढूंढेंगे, निकालेंगे, तब तक ये अभी कोई भी मसला का हल जो है वो बहुत ज़रूरी है। नजर नहीं आ रहा। फरहान भाई, एक सवाल है, आजकल क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत ज़्यादा सर्विसेज पाकिस्तान से भी, इंडिया वैसे बहुत बड़ा इसमें सेलर है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है और मुख्तलिफ जो है वो हमारे नौजवान मुख्तलिफ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जिसमें वो इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या किसी भी किस्म की कैंपेन्स चलाते हैं इंटरनेशनल। तो उन के ऊपर कैसे टैक्स लागू किया जाता है? अच्छा, इस पे जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जो आजकल फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, 2 साल पहले तक तो ये एग्जाम था टिल 2025। ठीक, इस पे कोई टैक्सेशन नहीं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी आईटी सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, तो उस पर जो आपको रेवेन्यू आ रहा था वो आपका एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन था। अब उसमें पिछले 2-1 साल से उसमें चेंजेस आ गई, वो भी टैक्सेबल हो गया और उसको एग्जाम्पशन बहरहाल है, लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा सा नहीं कह सकते, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ताकि लोगों को अल्टीमेटली उस पर टैक्स पे करना पड़े। और कोई लीगल चैनल दिया है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रांजैक्शन वो करें, बाहर से जो उनका पैसा है जी वो किस तरह आए? जी, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ज़ाहिर आता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आता है। डेट इज़ उस पर 1% तो आपका बैंक ही डिडक्ट कर लेता है आपका जो आपकी आईटी सर्विसेज हैं, और वो उस पर टैक्स की स्लैब उन्होंने रखी 1%। लेकिन उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है कि आप सॉफ्टवेयर बोर्ड में भी रजिस्टर हों, आप सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर हों, और फिर आपके जो रिसीट्स हैं उसका 1% जो है आपका विद हेल्ड किया जाए एट सोर्स, जो बैंक कर लेता है, तो फिर वो टैक्सेशन है। पहले ये एग्जाम थी बिल्कुल ही, अब इस पर ये टैक्स है। ठीक है, मुझे ये बताएं आवाम के लिए, ताकि आवाम को इस बात से भी आगाही हम दे सके कि किस मंथ में ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आपका वो एक जैसे फिस्कल ईयर एंड होता है, तो आपका वो कौन सा मंथ बनता है जब आपने अपने सारे प्रॉपर्टी एसेट्स, पर्सनल, इंडिविजुअल या बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने अपनी तमाम की तमाम जो टैक्स एग्जेम्पशंस है वो करवानी है या टैक्स देना है सर्टेन एसेट्स पर, वो कौन सा मंथ और कब फॉल करता है? प्रॉपर्टीज, ये जो टैक्स है, ये जो प्रॉपर्टीज की सेल परचेज पे, इसका तो ज़ाहिर है फिस्कल ईयर से ताल्लुक नहीं, बट फिस्कल ईयर जो पाकिस्तान में है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 30th। ये फाइनेंशियल ईयर है जी, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो भी टर्म इसके लिए यूज़ कर लीजिए। ये 1 जनवरी टू 30th दिसंबर नहीं है, ये दिस इज जून टू 1 जुलाई टू जुलाई से नेक्स्ट जून तक, ये है आपका, ये आपके 12 महीने फिस्कल ईयर। जी बिल्कुल, इस तरह 12 महीने। बिल्कुल। फरहान भाई, ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर पाकिस्तान में किस तरह टैक्स तयन किया जाता है और इसके ऊपर कोई इस्लाहात की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है, और आपका जो
लैंडस्केप एग्रीकल्चर एरिया है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्योंकि हर वक्त अपने आप को एक गरीब, मस्कीन और पिसा हुआ तबका शो करके, और तमाम पूरे पाकिस्तान से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इसलिए वो इस पे टैक्सेशन का सिस्टम राइज नहीं होने देते। अभी तक आपको सिर्फ वो एक पटवारीज़म का निज़ाम नज़म आएगा जो कि आपको कुछ अमाउंट वो उसके अकाउंट में गवर्नमेंट में जमा करवाता है, उसके बाद उस पटवारी का, उस कंसर्न डीसी का, उस लैंडलॉर्ड या एमएनए या एमपीए के घर जाना तो मुमकिन ही नहीं है कि वो टैक्स की रिकवरी के लिए जा सके और पहुंच सके। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को एग्जम्प्ट किया गया है और उसके मुताबिक आपने जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे करना है वो आपकी वो 4 लाख से ऊपर के स्लैब्स पे आपके डिफरेंट रेट्स हैं, 1000 रुपया, 2000 रुपया और उसके ऊपर आपका 5% और 10%। तो इस पर वो भी नहीं कोई फाइल करता। किस तरह की इस्लाहात जरूरी है? इस सिस्टम को भी कंप्यूटराइज कर दें, लैंड रिकॉर्ड्स को उस सिस्टम के साथ आप अरेंज कर दें सिंपल कि एक बंदा फरहान शहजाद के नाम पे 500 एकड़ ज़मीन है, उसका सालाना उसकी मेजरमेंट के मुताबिक टैक्स बन के उसके सिस्टम में आ जाया करे और वो साल में पे कर दिया। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पे जो टैक्स बनता है उसकी सब अगर हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक पोर्टल बना दें गवर्नमेंट की जानिब से तो ये एप्लीकेबल है और ये हर साल की इसकी कैलकुलेशन होना बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आप लगाएं, अभी एग्रीकल्चर इनकम पे लगाएं, कल्टीवेटेड नॉन कल्टीवेटेड सिर्फ लैंड पे ही आप उसके मुताबिक टैक्स ले लें तो उनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने अदरवाइज़ अपने आप को एग्रीकल्चर ऑनर शो किया हुआ, लैंड ऑनर। दूसरी तरफ सिर्फ जो पार्लियामेंट में से एक सैलरी मिल रही है वो अपने आप को वो दिखा के कहते हैं कि मेरे नाम पे तो एक गाड़ी भी नहीं है, मेरा तो कोई पाकिस्तान में घर भी नहीं है, मेरे नाम तो कोई एसेट भी नहीं है। तो ये चीज़ हमने तमाम में एविजन के रास्ते अवॉइडेंस की मद में ढूंढे। जैसे अगर आप किसी माइनर के नाम पे, अक्सर पेरेंट्स होते हैं अपने अंडर 18 बच्चे के नाम पे कोई एसेट ले लेते हैं, तो क्या वो जब तक 18 नहीं होगा, 18 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं पहुंचता तो उस पर टैक्स लागू नहीं होगा, या कुछ ऐसा माइनर मेजर में भी डिफरेंस है टैक्स पे जब टैक्स लागू होता है आप पे? टैक्स तो प्रॉपर्टी एसेट्स पर्सनल जो होते हैं, प्रॉपर्टी पे आपका टैक्स इटसेल्फ नहीं है। ये वो जो एग्रीकल्चर और नॉन कल्टीवेटेड लैंड की हम बात करें वो दैट इज़ अ सेपरेट। जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो एक्साइज के पास आता है वो आपका माइनर के नेम पे है या मेजर के नेम पे है, वो उसमें आपने पे करना है। जब अगर आप रेंट पे है तो आपने पे करना है, सेल्फ है तो आपने पे नहीं करना। बिल्कुल। लेकिन उसकी भी रिकवरी का कोई कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद नहीं और वो भी होना जरूरी है और वो करते नहीं है। जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसी तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन तमाम की रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज कर दें और उसको बिल्कुल सीधा कर देंगे तो फिर बाकी सारे निज़ाम, जैसे आपने फरमाया कि जो लोग हैं इदारों में बैठे हुए वो ये चाहते हैं कि हमें घर बैठ के भी ना तनख्वाह दीजिए, हम दफ्तर जरूर जाएंगे जी, वो अदर मींस तो बाकी मामला यही से हम आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि टैक्स की बातें जो है बहुत लंबी और डिटेल्ड है और ना खत्म होने वाली है फिलहाल। तो इसी के साथ एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैडम, मैं कैसर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैंने जो बिल पे किया तो उसमें 30% मैक्सिमम टैक्स था। तो ये इसमें गरीब बंदे का क्या कसूर है? इन ये इदारों में जो हॉस्पिटलों में ऐसे बैठे लोगों को कौन कंट्रोल करेगा? इनसे कौन पूछेगा गरीब बंदों का इसमें क्या कसूर है? जी बहुत शुक्रिया। 30% कौन सा टैक्स था? क्या बोले? 30% इनका जो पूरा खर्चा था अस्पताल का, कोई फेक इनवाइस ना हो। 30% टैक्स उस पे तो ऐसा कोई 30% तो होता भी नहीं है, कोई टैक्स है भी नहीं ऐसा हॉस्पिटल पे, तो नहीं वो भी नहीं अक्सर। अच्छा ऐसी बात करें, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया आपने कहा फेक इनवाइस हो सकती है, फेक इनवाइस हो सकती है, तो शायद हो सकता है ये फेक इनवाइस हो, कुछ हुआ होगा। अगर जैसे हम अक्सर ऐसे रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं कि जहाँ पर हमें मैनुअल रसीद दे दी जाती है और उसके ऊपर जीएसटी लगाकर भी काट लिया जाता है, उस पे ज्यादा जीएसटी आता है कार्ड से, अगर आप पे करें उस पे कम होता है। कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा जो पैसे हमने पे किए हैं वो जीएसटी की मद में चले गए? पहली बात तो ये कि जो रेस्टोरेंट्स पे टैक्स है वो पंजाब प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की मद में आता है। बिल्कुल दैट इज़ अ प्रोविंशियल टैक्स। उसमें लॉ में उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी कि जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करेंगे उनके लिए 5% होगा, राइट। जो कैश पे करेंगे उनके लिए 16%, ताकि उनको डिस्करेज किया जाए और क्रेडिट कार्ड की मद में जो पेमेंट हो वो क्योंकि बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो, इस वजह से वो लेसर रेट पे उसको मोटिवेट किया, और ताकि जो ज़्यादा के ज़्यादा आप लोग की
जैसे कहते हैं ट्रांजैक्शन वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो ऑनलाइन होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, एवीएन नहीं हो सकती। अगर आप कैश करेंगे तो एवीएन है। जैसे मैंने पहले आपसे लैंड के सिस्टम को करने का कहा कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक से आपके लैंड की मेजरमेंट से आपका टैक्सेशन फाइल होना शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से वही जो हमने पहले बताई थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की है और वो फ्यूडल लॉर्ड्स की है, तो वो जाहिर है वो ये करने नहीं देते, उसमें खुद उनको सफ़र करना पड़ता है। और जो एक छोटा ताजर है, छोटा बिजनेसमैन है, उसकी रसाई चूँकि पार्लियामेंट में है नहीं। आज की हम सारी कॉन्वर्सेशन का अगर नतीजा निकालें तो हमें यही नज़र आता है, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान की एलीट है या जो पाकिस्तान में सरमायादार पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो अपना बोझ अवाम, सारी गरीब अवाम पर डाल देते हैं, और जो बंदा यहाँ पर टैक्स देता है वो ज़्यादा कसूरवार। एक छोटी सी बात और ऐड कर दूँ, लास्ट जो टैक्स अमेंडमेंट बिल आया है, आप किसी भी वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से पूछ लें कि इसमें क्या था, तो वो आपको पढ़ के नहीं बता सकेगा कि आज के बिल में क्या अमेंडमेंट प्रपोज हुई हैं। जिस दिन ये मनी बिल भी पेश होगा, प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, उस दिन भी 98% को ये नहीं पता होगा कि आज हम किस पे हाजिरी लगाने जा रहे हैं। एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि बजट आ रहा है, गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ है? गरीब आवाम को सिर्फ इतना रिलीफ दे दें कि उसके खाने पीने, उसको रहने और एजुकेशन और उसकी सेहत और उसकी तालीम के लिए कोई रिलीफ ऐसा एक्सपेक्टेड है? फिलहाल नहीं है, उनके कंट्रोल में भी नहीं आएगा तब मालूम होगा। इतनी कमजोर ज़्यादा अब तो प्रॉब्लम है, चूँकि अब जिस वक्त इस इकॉनमी की जो सिचुएशन है हमारी, अब रिलीफ एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल, अनरियलिस्टिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि डेट सर्विंग के अंदर हमारे जितने पैसे जा रहे हैं, डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा है हमारी। अभी जो बात हो रही थी, सिंपल सी बात है, आप मुल्क को ऐसे ही देखिए कि एक घर है, अब उसके जो एक्सपेंसेस हैं मंथली, ये एनुअल वो फिक्स हैं, वो बिजली का बिल भी आएगा, बच्चों की फीस भी जाएगी, बाकी जो एक्सपेंसेस है, ग्रोसरी भी होगी, मुल्क भी इसी तरह चल रहा है। अब उसको कहीं ना कहीं से पूरा करना है। अमीर नहीं करेगा तो वो बर्डन गरीब पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो अमीर से पैसा निकलवाने का कोई सिस्टम भी तो नहीं ना बन रहा, वो सारा बोझ अल्टीमेटली आके इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में गरीब पर पड़ता है। जिस तरह पेट्रोल पे टैक्सेस लग रहे हैं, या गवर्नमेंट अक्सर कहती है कि ये मुश्किल फैसले, वो मुश्किल फैसलों का अल्टीमेटली जो बोझ है वो गरीब पे यार होता है। वो मुश्किल फैसले ना पार्लियामेंटेरियंस अपने लिए कर रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ना जो हमारे एलीट्स हैं वो कर रहे हैं। कि आप भी अपनी चीज़ें सरेंडर करें, जो आप फैसिलिटीज़ या पर्क्स अवेल कर रहे हैं, आप उनको सरेंडर करें, तो फिर तो आप गरीब पे ट्रांसफ़र करें। और यही वजह है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। और सर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो करंट सिचुएशन है, हमारी जो मिडिल क्लास है वो खत्म हो गई है। अब दो ही क्लासेस हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात जो की, या हायर क्लास में चले गए, अपर में या लोअर में चले गए। देखिए इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, मौजूदा हुकूमत से भी हमारी यही अपील है कि अब जब टैक्सेशन के मामलात की बात की जाए तो टैक्सेशन पर ज़रूर नज़रसानी की जाए, जो अमेंडमेंट्स है इसको एक्चुअली दोबारा से डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए। और तो और जब गरीब की बात करते तो टैक्स तो देने वाली बहुत ज़्यादा परसेंटेज है पाकिस्तान में, लेकिन गिला शिकवा आवाम का यही है कि दिया हुआ टैक्स आवाम तक नज़र नहीं आता, वो डेवलपमेंट वो चेंजेस आ नहीं रही, जिस पर प्लीज़ गौर फिक्र किया जाए। और हम सब की भी अपील यही है वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से। और तो और जो कॉलर ने सवाल किया था कि 30% टैक्स उन्होंने दिया था, तो मेरे ख्याल से 30% टैक्स वाली जो इनवॉइस थी वो ज़रूर फेक होगी। आप ज़रूर पता लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि 30% की मद में आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो। इसके हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप लोग ने कॉल्स की और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी ओपिनियंस भी शेयर की रिगार्डिंग टैक्स एंड करंट टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इजाज़त, कल फिर से मुलाकात होगी वकील ऑनलाइन में। अल्लाह हाफ़िज़।